हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ ICAI स्टडी मैट ऑफ द चैप्टर फॉरेक्स। आई होप इससे पहले आपने पार्ट 1 देख लिया होगा और उससे भी पहले आपने कॉन्सेप्ट वीडियोस के जो 2 पार्ट्स थे वो भी आपने देख लिए होंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं अब तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में आपका कोई भी सजेशन या फीडबैक हो तो मुझे ज़रूर बताना। कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था आर्बिट्रेज का क्वेश्चन है ये। इसमें है क्या, फॉलोइंग आर द स्पॉट एक्सचेंज रेट्स कोटेड एट 3 डिफरेंट फॉरेक्स मार्केट्स। USD INR का रेट दिया है इन मुंबई एंड GBP INR का रेट दिया है इन लंदन एंड GBP USD का रेट दिया है इन न्यूयॉर्क। द आर्बिट्रेजर हैज़ $1 CR assuming that there are no transaction cost. Explain whether there is any arbitrage gain possible from the quoted spot exchange rates. ये हमें क्वेश्चन में 3 डिफरेंट मार्केट्स में आपको रेट्स दिए गए हैं, ठीक है। आर्बिट्रेजर जो है उसके पास क्या है, डॉलर है। क्वेश्चन है आर्बिट्रेज का। आर्बिट्रेज मैंने आपको बताया था, एक होता है ज्योग्राफिकल आर्बिट्रेज, एक होता है कवर इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। ये क्वेश्चन क्योंकि आपको दिख रहा होगा इसमें डिफरेंट मार्केट्स पे बेस्ड है, तो डिफरेंट मार्केट्स इज डिफरेंट ज्योग्राफी ओनली, तो ये क्वेश्चन किसका बन गया, ज्योग्राफिकल आर्बिट्रेज का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक इजी वे आउट ये है, अगर आपको निकालना है कि एक्सचेंज जो है 3 डिफरेंट मार्केट्स में आपको एक्सचेंज रेट्स कोट करके दिए हैं, आपको निकालना है कि आर्बिट्रेज पॉसिबल है या नहीं है। ये चीज़ सबसे पहले आप चेक कैसे करेंगे कि आपको कौन से रूट से शुरू करना है। करना क्या होता था ज्योग्राफिकल आर्बिट्रेज में, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको जहाँ पर भी आपको जो भी चीज़, जैसे इसमें इसके पास क्या है, $1 CR है, तो जो भी चीज़ आपको सेल या परचेज करनी है, ठीक है, सेल या परचेज करनी है, वो कौन सी मार्केट में कम में मिल रही है उस मार्केट से हम बाय करेंगे, और जिस मार्केट में वो ज़्यादा में सेल हो पाएगी यहाँ से ख़रीद के कम में, वहाँ पे हम उसे सेल कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में जब हमें निकालना है हमारा वे आउट कि हमें किस तरीके से प्रोसीड करना पड़ेगा फॉर द आर्बिट्रेज गेन, हमें निकालना पड़ेगा रेट। सबसे पहले आप क्या करो, देखो हमारे पास क्या है, USD 1 CR। आप देखो पहला रेट दिया USD INR का, ठीक है ना। 2 जो रेट दिए हैं इनसे भी आप क्या रेट निकाल लो, USD INR का रेट एक बार के लिए निकाल लो, ठीक है ना। USD INR का रेट हम निकालेंगे यूजिंग दीज 2 रेट्स, ओके। हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ये रेट हमें क्या दिया है, £1 इज इक्वल्स टू ₹77.52 एंड ये दूसरा रेट क्या बता रहा है हमें, £1 इज इक्वल्स टू $1.6231। यही डिनोट कर रहा है ये। क्रॉस रेट करके USD INR अगर हमें निकालना पड़े तो हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि 2 ही रेट्स हैं, LHS इज इक्वल्स टू RHS कर पाएंगे हम, राइट। हम करेंगे इसको $1.6231 इज इक्वल्स टू ₹77.52, ओके। इससे हम निकालेंगे $1 का रेट विच विल बी 77.52 डिवाइडेड बाय 1.6231, 47.7605। अब देखो ये 2 डिजिट में दिया था यहाँ पे, हम इसको भी 2 डिजिट में ही ले लेते हैं, 76 में हम इसको स्टॉप कर देते हैं। रेट हो गया हमारे पास ये, ठीक है। इन दोनों को क्रॉस करने के बाद एक रेट हमारे पास है, ये रेट आप मान लो लंदन एंड न्यूयॉर्क मार्केट से हमें मिला था, उन दोनों को हमने क्या किया था, क्रॉस किया था। एक हमारे पास मुंबई मार्केट में ऑलरेडी USD का रेट हमें पता है विच इज़ $1 इज इक्वल्स टू ₹48.30। अब आप देखो हमारे पास क्या है, $1 CR है विद दी आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर के पास क्या है, $1 CR, ठीक है। इसको क्या करना है,
इसका यूज़ करके अर्न करना है क्या, आर्बिट्रेज गेन। तो ये क्या करेगा, आप देखो इसके पास ऑलरेडी डॉलर्स हैं, तो ये उन डॉलर को सेल कहाँ करेगा, जो भी इन दो रेट्स में से, ये जो दो रेट हैं हमारे पास, हमने निकाला एक मुंबई वाला और एक लंदन और न्यूयॉर्क को हमने क्रॉस रेट करके रेट निकाला, इन दोनों में से जो भी रेट ज़्यादा होगा ये वहाँ पे अपने 1 CR जो इसके पास डॉलर हैं वो क्या करेगा, सेल कर देगा। यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास फिक्स हो गया, हमें पता चल गया कि मुंबई मार्केट में इसे सेल करना है 1 CR। ठीक है, मार्केट में क्या करना है, सेल करने हैं $1 CR। 1 CR सेल करने का मतलब क्या हुआ, मुंबई मार्केट में रेट क्या था, $1 = ₹48.30। यानी कि अगर ये सेल करेगा डॉलर्स, इसे रिसीव क्या होंगे, रुपीज़। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि हमें क्या मिलेगा, रुपीज़ मिलेगा। कितने रुपीज़ मिलेंगे, यहाँ पे कितने डॉलर्स थे, 1 CR डॉलर्स थे, हमें निकालना है रुपीज़ में अमाउंट कितना हुआ। तो इक्विवेलेंट अमाउंट कैसे निकाल पाएंगे हम, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे टू 1 CR और हमारे पास आंसर आ जाएगा 48 करोड़ 30 लाख रुपीज़, जिसको कि आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें हमने किया क्या, इसके पास आर्बिट्रेजर के पास ऑलरेडी डॉलर्स थे, डॉलर ये ऐसी मार्केट में सेल करेगा जो भी मार्केट में, जिस भी मार्केट में इसे डॉलर का प्राइस ज़्यादा मिल रहा होगा। इसे ज़्यादा प्राइस कहाँ मिल रहा है, हमने देखा एक ऑलरेडी USD INR का रेट था, दूसरा हमने कैसे निकाल लिया, लंदन एंड न्यूयॉर्क को क्रॉस रेट करके हमें पता चला यहाँ पे हमें कम प्राइस मिलेगा अगर हम सेल करेंगे। तो अगर हम मुंबई में सेल कर दें तो हमें ज़्यादा रेट पे बिक जाएंगे हमारे डॉलर्स। तो हमने क्या किया, कन्वर्ट करा के हमने ले लिए ये रुपीज़ फ्रॉम द मुंबई मार्केट। नेक्स्ट देखो, आप आ जाओ अब बाकी के जो बचे हुई मार्केट्स थी उनके ऊपर। हमने मुंबई मार्केट में ऑलरेडी सेल वाली जो ट्रांजैक्शन थी वो कर ली है। अब देखो बाकी की बची हुई मार्केट में INR कहाँ है, INR है इन द लंदन मार्केट। यानी अब हम INR को सेल करेंगे और उससे पाउंड खरीद लेंगे। सेकेंड स्टेप यही होने वाला है हमारा। क्या हमें क्या करेंगे, जो रुपीज़ थे हमारे पास इन्हें हम सेल करेंगे और GBP इसके बदले में हम परचेज कर लेंगे। यही था। रेट क्या है, £1 = ₹77.52, 77.52। अगर हमें इक्विवेलेंट रुपीज़ निकालने हैं, रुपीज़ 48 CR 30 लाख अगर हमें निकालने हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, पाउंड 4830 डिवाइडेड बाय 77.52 ये हमें करना पड़ेगा और हमारे पास आ जाएंगे क्वांटिटी ऑफ पाउंड, जो कि हमें मिल जाएगी लंदन मार्केट में, क्योंकि हम क्या करेंगे, रुपीज़ अब सेल करेंगे। ये जो मैंने क्रॉस रेट निकाला इसका यूज़ सिर्फ इस चीज़ में था कि हम ये डिटरमाइन कर सके कि कौन सी मार्केट से हमें प्रोसीड करना है ट्रांजैक्शन। ठीक है, हमें कौन सी मार्केट में प्रोसीड करना है ट्रांजैक्शन। हमें पता चल गया मुंबई मार्केट में USD का रेट ज़्यादा मिल रहा है, इन दोनों में कम मिल रहा है, तो हमने वहाँ पे सेल किया। अब हम आगे प्रोसीड कर चुके आगे की मार्केट्स में, क्योंकि अब INR था, INR का रेट, INR कहाँ पे सेल हो रहे थे, सिर्फ लंदन मार्केट में, तो हमने INR वहाँ से सेल किए और GBP परचेज किए। अब आप देखो नेक्स्ट मार्केट में जब आप जाओगे तो कितने पाउंड्स हो गए हमारे पास, ये पहले हम ये निकाल लेते हैं। पाउंड्स हो गए हमारे पास ठीक है, ये हो गए हमारे पास पाउंड्स का जो क्वांटिटी है जो कि हमें रिसीव हो गई, क्योंकि हमने रुपीज़ सेल किए इन लंदन मार्केट। नाउ अब आप देखो सिर्फ एक ही मार्केट बची है विच इज़ न्यूयॉर्क मार्केट, जिसमें कि आप अगेन पाउंड सेल करेंगे। ये जो हमारे पास आए हैं ये हम सेल करेंगे और हमारे पास वापस से क्या आ जाएंगे, USDs आ जाएंगे, यानी डॉलर हमें वापस से क्या कर लेंगे, हम परचेज कर लेंगे। तो आर्बिट्रेजर के साथ क्या हुआ, उसके पास पहले ये 1 CR ऑलरेडी थे। अब हम देख लेते हैं आफ्टर डूइंग ऑल दैट आर्बिट्रेज प्रोसेस, अब ये जो ट्रांजेक्शन जिसने करी अलग अलग मार्केट में, इसके बाद इसके पास कितने डॉलर्स आ जाते हैं। अब देख लेते हैं रेट क्या है,
ये जो न्यूयॉर्क मार्केट थी इसमें रेट है £1 इज इक्वल्स टू $1.6231 और हमारे पास पाउंड्स हैं, ये निकाल लेते हैं फिगर, कितने डॉलर्स आ जाएंगे टोटल, हमारे पास आ रहे हैं 1011296.8.27, ठीक है, ये हमारे पास आ रहे हैं डॉलर्स। आप देखो कितने एक्स्ट्रा डॉलर्स इसे रिसीव हो गए, 1 CR इसके पास ऑलरेडी थे, ये कितने हैं, ठीक है, 1 CR इसके पास ऑलरेडी थे, वो हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्बिट्रेज गेन आ जाएगा ऑफ $11296.8.27, ठीक है। ये हमारी पूरी ट्रांजैक्शन थी। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी चीज़ हमारे पास थी एक रेट उसका हमने निकाल लिया। आप ऐसा भी कर सकते थे, ये जो मैंने क्रॉस रेट करने के लिए बोला ये सिर्फ चेकिंग पर्पस के लिए था कि हमें जो हमारे पास USDs हैं वो हमें कहाँ सेल या परचेस करने हैं। यही चीज़ आपको हर क्वेश्चन में करनी है, जब आपको चेक करना है कि आपको कहाँ से प्रोसीड करना है, किस मार्केट से आपने प्रोसीड करना है, उसके आगे आपको मार्केट सेलेक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे इसमें मैंने क्या बोला था, USD का एक रेट तो हमें पता है विद INR, तो हम दूसरे में भी USD INR निकाल लेते हैं। सिमिलरली हम ये भी कर सकते थे कि USD का GBP के साथ हमें पता है, तो इन दोनों को क्रॉस करके हम GBP के साथ USD का रेट निकाल लेते, और फिर हम क्या करते, हमें फिर भी यही पता चलता कि जो USDs हैं वो कहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में बिकेंगे। आप निकालोगे ना इसको क्रॉस करके, इससे ज़्यादा ही आ रहा होगा अमाउंट, और फिर भी आपको पता, जब आपको फिर प्रोसीड करना है तो अब आपको ये पता चल जाएगा जब आप इन दोनों को क्रॉस करोगे कि आपको मुंबई और लंदन मार्केट में प्रोसीड करना है, ना कि न्यूयॉर्क मार्केट में प्रोसीड करना है। तो आप फिर क्या करेंगे, आप देखो आपके पास क्या है, USDs हैं, और USD सेल कहाँ हो रहे हैं, मुंबई मार्केट में, यानी कि आपका प्रोसेस अगेन वहीं से शुरू होगा, मुंबई मार्केट से ही शुरू होगा। आपको सिर्फ ये देखना है USDs हैं हमारे पास, ठीक है, हमें क्या करना है, USD का ही रेट कर देना है कन्वर्ट। जैसे USD INR एक है तो बाकी के दो को भी क्रॉस करके एक USD का रेट बना लो सेम करेंसी के साथ, यानी INR के साथ ही बना लो। या फिर GBP USD है तो हम सोच लो कि GBP के साथ एक और रेट बना लेते हैं इन दो को क्रॉस करके, और फिर आप देखोगे कौन सी मार्केट में ज़्यादा में सेल हो रहा है, और आप फिर क्या कर पाएंगे, आपका जो प्रोसेस था वो आप सिलेक्ट कर पाओगे। एक बार अगर आपको ये चीज़ पता चल गई कि आपको मुंबई मार्केट में सेल करना चाहिए, तो आप मुंबई मार्केट में सेल करेंगे, आपको उसके बदले क्या मिलेंगे, रुपीज़, क्योंकि INR के साथ रेट मिल रहा था मुंबई में। फिर आपके पास जब रुपीज़ आ गए तो अगली ट्रांजेक्शन में आप देखो इन दोनों मार्केट में रुपीज़ सिर्फ एक ही मार्केट में है, सेल हो सकते हैं या परचेज़ हो सकते हैं। एक ही मार्केट में रेट दिए तो उसी मार्केट में सेल या परचेज़ आप करेंगे, तो आप लंदन मार्केट में जाओगे, फिर आपको क्या मिल जाएंगे, इसके बदले GBP मिल जाएंगे। अब तो बची एक मार्केट है तो GBP आप यहाँ पे सेल करके USD वापस से ख़रीद पाएंगे, और जो भी डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो हमारा गेन आएगा। आप मेरी बात समझना, आप अगर ये चेकिंग वाली चीज़ कर पाते हो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप फिर चेक करके ही आगे प्रोसीड करोगे तो आपका आंसर आप देखो गेन ही आ गया डायरेक्टली। आपको ऐसा कुछ नहीं था कि आपको ट्रांजेक्शन करके देखनी पड़ी, आपको पहले से पता था कि गेन आएगा, क्योंकि आपने क्या किया, क्रॉस करके रेट निकाला और देख लिया पहले ही कि कौन सी मार्केट में ज़्यादा में डॉलर्स बिक रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाते हो तो एक छोटी सी चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी, आप सीधा क्या कीजिए, दोनों रूट आप चेक कर लो, आप दोनों रूट चेक कर लो। ये जो तीनों ट्रांजेक्शन बताइए ना, जैसे तीनों ट्रांजेक्शन बताइए कि मुंबई मार्केट में सेल करना है, ठीक है, फिर हमें जाना है लंदन मार्केट में, फिर हमें जाना है न्यूयॉर्क मार्केट में। यही चीज़ आप क्या कर लो, एक एक करके सॉल्व कर लो। कैसे, आप दोनों ट्रांजैक्शन चेक कर लो, दो वेज निकाल लो, ठीक है, दोनों वेज से आंसर निकाल लो। जैसे पहला आप क्या कर सकते हो, आपके पास USD हैं तो आप यहाँ बेच के GBP ले लो, फिर GBP के साथ INR ले लो, GBP बेच के, फिर INR बेच के USD ले लो। आप इसको सॉल्व करोगे ना, इस तरीके से सॉल्व करोगे जो जैसे मैंने बताया, आपका आएगा लॉस। और फिर आपको पता है दूसरी ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है, इसमें दूसरा जो वे आउट है ऑफ आर्बिट्रेज वो क्या हो सकता है, हमारे पास हैं डॉलर्स, ठीक है,
डॉलर्स क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल करके देख लो, अब क्या मिल जाएंगे, रुपीज़ मिल जाएंगे, रुपीज़ यहाँ बेच दो, जीबीपी मिल जाएंगे, जीबीपी यहाँ बेच दो, यूएसडी मिल जाएंगे, फिर इस ट्रांजेक्शन में आपके आ जाएगा गेन। तो आप बोलोगे सेकेंड रूट जो है उसमें हमें आर्बिट्रेज गेन हो रहा है। आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए। आपको अगर चेक करना समझ में आता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया कि अगर जो यूएसडी है उसका रेट निकाल लें, दोनों पे ही यूएसडी का रेट निकाल लो, यूएसडी का रेट एक तो दिया हुआ है डायरेक्ट, इन दोनों को क्रॉस करके यूएसडी का रेट निकाल लेते हैं विद आईएनआर ओनली, ठीक है, हमें पता कंपेरेबल बना लेते हैं और फिर हम चेक कर लेते हैं कौन सी मार्केट में ज़्यादा में बिक रहा है, कौन सी मार्केट में कम में बिक रहा है। या फिर आप सिंपल दोनों तरीके से कर लो, कोई भी बस उठाओ ट्रांजैक्शन और उधर से शुरू कर दो बस करना। यूएसडी कहीं पे भी बेच दो, कहीं पे भी खरीद लो, दो ही वे आउट होंगे इसमें, एक ही, या इस मार्केट में आप बेच के देख सकते हो मुंबई मार्केट में, या फिर आप स्टार्टिंग कहाँ से कर सकते हो, न्यूयॉर्क मार्केट में बेचने से स्टार्ट कर सकते हो। दोनों जब आप करोगे एक ही में गेन आएगा, एक में लॉस आएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सी तरीके से जो है वो कौन से जो ट्रांजेक्शन्स थी उससे हमें प्रॉफिट आ रहा है। बट आप कोशिश करना कि आप चेक कर पाओ, क्योंकि बहुत इजी वे ही बताया है मैंने चेक करने के लिए भी, बहुत आसान है। नहीं समझ में आता है आप बताना, मैं दोबारा से बता दूंगी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा आर्बिट्रेज गेन आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, ओके 14 कर लेते हैं। 14 में क्या कह रहा है, यूएस डॉलर इज सेलिंग इन इंडिया एट 55.50 इफ द इंटरेस्ट रेट फॉर 6 months बोरोइंग इन इंडिया इज 10% पर एनम। यानी कि आपको इस 6 months से कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जब भी रेट दिया होता है ना इंटरेस्ट का, पर एनम का ही दिया होता है। तो ये देखिए 10% पर एनम का रेट चल रहा है इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रेट चल रहा है द बोरोइंग रेट इन यूएस इज़ 4%, यानी कि कम है इन यूएस एंड ज़्यादा है इन इंडिया। आपसे पूछा है सबसे पहली चीज़, डू यू एक्सपेक्ट द यूएस डॉलर विल बी एट अ प्रीमियम और अ डिस्काउंट इन द इंडियन फॉरेक्स मार्केट। ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी। जिस भी कंट्री में इंटरेस्ट रेट क्या है, कम है, वो हमेशा प्रीमियम पे रहती है, ठीक है। यानी कि अगर यूएस में रेट चल रहा है 10% और इंडिया में रेट चल रहा है 6%, तो जो रुपीज़ हैं वो प्रीमियम पे होंगे। और अगर वाइसे वर्सा आप करके देखो कि यूएस अगर है कहाँ पे 4% चल रहा है रेट इन यूएस और 10% चल रहा है इन इंडिया, तो यूएस डॉलर्स जो हैं, जो उनकी करेंसी होगी वो होगी एट प्रीमियम। यानी कि यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर पता चल जाता है, क्योंकि यूएसए में इंटरेस्ट रेट क्या है, कम है इन कंपैरिजन टू इंडिया विच इज़ 10% पर एनम। यानी कि प्रीमियम पे कौन सी करेंसी रहेगी, डॉलर रहेगी। इसका रीज़न यही आपको लिख के आना है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज़ लो इन यूएसए, देयरफॉर US dollar will be at premium in the Indian foreign forex market. What will be the expected 6 months forward rate for dollars in India? Expected rate कैसे निकालते थे, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी आप लोगों को याद होगी। एक्सपेक्टेड मतलब है यहाँ पे फेयर रेट आप निकाल पाओ किस किस का, जो यूएसए में करेंसी है यानी कि डॉलर, और जो इंडियन करेंसी है यानी कि रुपीज़। इन दोनों का जो भी हमें बोरोइंग रेट है उसका यूज़ करके हम क्या कर पाते थे, फेयर रेट डिटरमाइन कर पाते थे। जब हम यूज़ करते थे इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, तो हमें सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, फेयर रेट निकालना है हमें, ठीक है ना। कैसे निकालते थे हम, वहाँ पे हम लेते थे $1 जो फॉरवर्ड रेट आना है हमारा इज इक्वल्स टू जो स्पॉट रेट है ऑफ रुपीज़, यही फॉर्मूला था हमारे पास, इनटू क्या करना होता था 1 प्लस जो, अगर यहाँ पे रुपीज़ है तो हम रुपीज़ के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो ही रखते थे ऊपर, यानी कि न्यूमिनेटर में। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे 10% विच इज़, इस तरीके से लिखेंगे उसे। और हमें क्या बोला था, 6 मंथ का टाइम पीरियड हमें दिया था, तो 6 मंथ का ही हम इसे कंसिडर करेंगे। हमसे पूछा है ना 6 मंथ का फॉरवर्ड रेट, ठीक है। 6 मंथ का टाइम पीरियड हमने ले लिया। नीचे क्या रखना था डिनोमिनेटर में 1 प्लस 0.04, क्योंकि ये कहाँ का बोरोइंग रेट है, ऑफ यूएसए। ये लिया, इसको भी 6/12 किया, हमारे पास आंसर आएगा। कैसे आएगा,
0.10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.05, और नीचे वाले को अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.02, यानी कि अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 55.5 इंटू 1.05 एंड डिवाइडेड बाय 1.02, हमारे पास आंसर आ रहा है 57.13, यानी $1 इज इक्वल्स टू 57.13। ये हो गया हमारे पास क्या, फेयर रेट, एक्सपेक्टेड रेट। ठीक है, चलिए थर्ड क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट। ये मैंने आपको बता दिया था, फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड, हमें अगर क्या है प्रीमियम का ही फॉर्मूला लगाते हैं, अगर नेगेटिव आंसर आता है तो हम क्या बोल देते हैं कि ये डिस्काउंट पे है। हमें निकालना किसका है, कुछ नहीं दिया, मतलब डॉलर का ही निकालना है। ठीक है, यानी कि सेम करेंसी का निकालना, रेट भी सेम करेंसी का, फॉर्मूला लगा देना, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट बाय स्पॉट इनटू 100। ऑल्सो जो मैंने बताया था ये हमेशा याद रखना है, टाइम पीरियड यहाँ पे 6 महीना है, इसको हमें 12 महीने में कन्वर्ट करके आना पड़ेगा। आंसर निकाल लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा आप बता देना, मैं आपको सॉल्व करवा के दे दूंगी ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 विच सेज इन मार्च 2009 द मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज मेक द फॉलोइंग असेसमेंट ऑफ डॉलर रेट्स पर ब्रिटिश पाउंड टू प्रिवेल एज ऑन 1 सितंबर 2009। आपको दिए हैं डिफरेंट रेट्स, उनकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है। किस चीज़ का रेट है ये, डॉलर रेट्स पर ब्रिटिश पाउंड, यानी कि पाउंड 1 इज इक्वल्स टू डॉलर। इस तरीके से ये रेट्स मेंशन किए हुए हैं, जैसे 1.60, 1.70, ये सब आपको रेट्स डिफरेंट दिए हुए हैं। एक्सपेक्टेड रेट हम कैसे निकाल पाते थे, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ये जो हमें डिफरेंट रेट्स दिए हैं इन्हें हम इनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें, और जो भी हमारे पास फाइनल इनका टोटल आएगा, यहाँ पे जो ये फिगर्स आएंगी इनका जो भी टोटल अमाउंट आएगा, दिस विल बी दी एक्सपेक्टेड रेट। ऑब्वियस सी बात है, ये सब हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, ये उन एक्सपेक्टेशंस की प्रोबेबिलिटी है। तो जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकल के आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा ऐसे सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, इफ़ एज ऑफ मार्च 2009 द 6 month फॉरवर्ड रेट इज़ $1.80, यानी कि अगर पाउंड 1 इज इक्वल्स टू $1.80 है, शुड द फर्म सेल फॉरवर्ड इट पाउंड रिसीवेबल ड्यू इन सितंबर 2009। ये कह रहा है एज ऑफ नाउ मीन्स मार्च चल रहा है अभी, मार्च में जो 6 month फॉरवर्ड रेट कोट किया है, यानी कि मार्च 2009 को जो सितंबर 2009 के लिए जो फॉरवर्ड रेट उन्होंने मेंशन किया है वो क्या है, पाउंड 1 इज इक्वल्स टू $1.80। तो क्या जो पाउंड रिसीवेबल्स हैं क्या उसे फर्म को सेल्फ फॉरवर्ड कर देना चाहिए, यानी कि खुद को कवर कर लेना चाहिए क्या फॉरवर्ड मार्केट में या नहीं। तो क्या होगा, हमारे पास जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना हमारी, उस पर डिपेंड करता है कि हमें फॉरवर्ड कवर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब आप देखो, कुछ एक्सपेक्टेड रेट मान लो, अभी आंसर हम डिस्कस करेंगे बाद में, मान लो यहाँ पे रेट आ रहा है 1.75 आ रहा है डॉलर, पाउंड 1 इज इक्वल्स टू $1.75 और फॉरवर्ड रेट हमें कोट करके दिया है 1.80। ठीक है, तो शुड द फर्म सेल फॉरवर्ड, यानी कि इसको क्या है, पाउंड रिसीवेबल है। अब इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि 6 महीने के बाद ये रेट हो जाएगा 1.75, यानी कि $1.75 मिलेंगे उसे 1 पाउंड सेल करने पे। उसको रिसीवेबल है ना पाउंड्स, उसके क्या है, रिसीवेबल है पाउंड्स। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पाउंड सेल करेगा, उसको क्या रिसीव होंगे, डॉलर्स, यानी कि ये पाउंड 1 सेल करके इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि इसे $1.75 मिलेंगे। लेकिन अगर ये फॉरवर्ड कवर ले ले, आज मार्च में ये खड़ा है, इसे क्या लग रहा है, अगर मैं फॉरवर्ड कवर ले लूँ तो मुझे क्या है $1.80 तो मिल ही जाएंगे इन ल्यू ऑफ पाउंड 1। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ इस केस में तो ये फॉरवर्ड कवर क्या करेगा, लेना चाहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर ये अपनी एक्सपेक्टेशंस पे छोड़ दे तो इसको ऐसा लगता है कि जो एक्सपेक्टेड रेट होने वाला है उससे मेरी जो रिसीवेबल है डॉलर, जो मेरे रिसीवेबल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम रहेंगे। वहीं पे अगर मैं फॉरवर्ड कवर ले लेता हूँ
तो 1.80 के रेट से मुझे पाउंड सेल मैं कर पाऊँगा, तो मेरा फ़ायदा बढ़ जाएगा। ये यहाँ पे फॉरवर्ड कवर लेना बेनिफिशियल सोचेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे फॉरवर्ड कवर लेना चाहेगा। ऐसा ये क्यों करेगा? क्योंकि आप देखो जो एक्सपेक्टेशंस हैं इसकी, एक्सपेक्टेड रेट क्या है कि पाउंड 1 के बदले इसे कितना मिलेगा, $1.75। यहीं पे अगर ये फॉरवर्ड में खुद को कवर करा ले तो क्या इसके रिसीवेबल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं? आंसर इज यस। तो यहाँ पे अगर इसकी एक्सपेक्टेशन है कि 1.75 हो जाएगा तो इसको फॉरवर्ड कवर ले लेना चाहिए। अगर सिमिलरली यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो एक्सपेक्टेड रेट हमने निकाला, मान लो ये आ रहा है 1.85, इस केस में इसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि 6 महीने के बाद जो रेट रहेगा उसमें मैं अगर 1 पाउंड सेल करूँगा तो मुझे उसके बदले कितना मिलेगा, 1.85 मिलेगा। और अगर मैं फॉरवर्ड कवर ले लेता हूँ तो मुझे उसके बदले कितना मिलेगा, 1.80। तो ये इस केस में फॉरवर्ड कवर लेना इग्नोर करेगा। क्यों? क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि आगे जाके रेट शायद 1.80 से ज़्यादा मुझे मिल जाएगा अपने पाउंड सेल करने पे। अब हम देख लेते हैं, एक बार आंसर से डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैंने सारा ही बता दिया आपको, जो भी इसमें केस सिनेरियो हो सकते हैं। एक बार आंसर देख के एक्सपेक्टेड रेट वगैरह जो है वो डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। क्वेश्चन नंबर वॉज 15। यस, देखो जैसे इसमें 1.81 आ रहा है, एक्सपेक्टेड रेट क्या किया इन्होंने, मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू फिगर निकाली, सम किया, एक्सपेक्टेड रेट आ गया। एक्सपेक्टेड रेट क्या है, ज़्यादा है। फॉरवर्ड रेट में जो रिसीवेबल्स रहेंगे वो कम रहेंगे, क्योंकि वो कितना है, 1.80 है। तो मैंने आपको अभी बताया क्योंकि फॉरवर्ड में से कम मिलेंगे तो ये एक्सपेक्टेड के हिसाब से ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये क्या करना चाहेगा, फॉरवर्ड कवर को इग्नोर करना चाहेगा। यानी कि एक्सपेक्टेड जो स्पॉट रेट है वो क्या है इसका, 1.81। अगर 6 मंथ फॉरवर्ड रेट कितना है, $1.80, द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म कैन बी मैक्सिमाइज बाय रिटेनिंग इट्स पाउंड रिसीवेबल। यानी कि इसे फॉरवर्ड कवर इग्नोर करना चाहिए और अपने पाउंड रिसीवेबल अपने पास रख लेने चाहिए। ठीक है, रीज़न ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 which says an importer customer of your bank wishes to book a forward contract with your bank on 3rd of September for sale to him of SGD यानी कि सिंगापुर डॉलर्स 5 लाख to be delivered on 30th अक्टूबर। आज क्या है, 3rd of September। 30th अक्टूबर को इसको क्या चाहिए, 5 लाख SGD चाहिए। अब देखिए, द स्पॉट रेट्स ऑन 3rd of September आर USD आपको मेंशन कर दिया एंड USD SGD भी आपको दे दिया। यानी कि ये वाला जो रेट है ना, बेसिकली इन्होंने लिखा नहीं है, ये USD एंड INR का रेट है। ठीक है, नीचे इन्होंने दिया है ये चीज़, यहाँ पे शायद ये मेंशन करना भूल गए, पर ठीक है, इतनी इंटरप्रिटेशन तो हमें आती है कि हम ये चीज़ डिटरमाइन कर पाएँ। द स्वैप पॉइंट्स आर, आपको स्पॉट रेट दे दिया और फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए आपको क्या दिए, डिफरेंट स्वैप पॉइंट्स दिए हैं। ये दिए हैं फॉर USD SGD एंड ये दिए हैं USD INR के लिए। आपसे कहा है कैलकुलेट द रेट टू बी कोटेड टू द इम्पोर्टर बाय एज्यूमिंग एन एक्सचेंज मार्जिन ऑफ 5 पैसा। आपको 5 पैसा की जो है क्या रखनी है, एक्सचेंज मार्जिन रखनी है, और आपको बताना है कि क्या रेट कोट करेगा बैंक टू दी इम्पोर्टर। ठीक है, हमें क्या बनना होता है, बैंक बनना होता है। क्यों? क्योंकि बैंक के हिसाब से डिसाइड होता है कि रेट कौन सा लगेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखिए आज क्या है, 3rd of September और हमें रेट कब का चाहिए, 30th of October। यानी कि स्वैप पॉइंट्स तो ये वाले यूज़ होंगे। स्वैप पॉइंट कौन से यूज़ होंगे, ये दोनों यूज़ होंगे। क्यों, हम कहाँ हैं, सितंबर पे। सितंबर एंड अक्टूबर, देयर आर 2 months, 2 months फॉरवर्ड रेट इज दिस ऑल्सो। ये आपको लिख के दिया है, अक्टूबर के लिए स्वैप पॉइंट्स मेंशन करके उन्होंने ऑलरेडी आपको दिए हैं। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, देखिए आपको ये दिया है $1 इज इक्वल्स टू INR 49.3700 एंड कंप्रेस फॉर्म में है ये। कैसे चेंज करेंगे इसे, लास्ट की 4 डिजिट इंटरचेंज करके इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, स्वैप पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे। यानी कि स्वैप पॉइंट्स कुछ इस तरीके से बनेंगे, बता दिया था ये चीज़ आप लोगों को।
चलिए ये भी प्लस है, क्योंकि देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ये क्या करना है, प्लस करना है, प्रीमियम है, ऐड करा दोनों को। कैसे, कुछ इस तरीके से हमारे पास आया रेट आफ्टर 2 मंथ्स, यानी कि अक्टूबर एंड का ये रेट हमारे पास आएगा। 49.48 आ रहा है ये, एंड 49.38 ये आ रहा है 49.51, यानी कि ये आ रहा है हमारे पास रेट। ऑल्सो हमें दिया था कि ये मार्जिन एडजस्ट करना चाहता है ऑफ 5 पैसा। देखो इसमें हमें क्या दिया था कि हमें मार्जिन एडजस्ट करनी है ऑफ 5 पैसा, यानी कि ये सिर्फ जो यूएसडी और रुपीज़ का रेट है उसी में एडजस्ट हो सकती है, क्योंकि क्या है मार्जिन 5 पैसा। ओके, यानी यूएसडी एसजीडी का जब हम रेट निकालेंगे उसमें हमें मार्जिन एडजस्ट नहीं करनी है। मार्जिन का मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया था, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द बिड रेट एंड ऐड इन दी आस्क रेट, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द बिड रेट एंड ऐड इन दी आस्क रेट। तो हम क्या करेंगे, ये किया माइनस, यहाँ करेंगे प्लस। ठीक है, आई होप आपको पैसा को 0.05 लिखना है ये चीज़ पता होगी। चलिए ऐड कर लेते हैं, कितना आंसर आया हमारे पास। $1 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 49.48 प्लस 0.05, दिस इज 49.53 एंड दिस विल बी 49.43 it is 43, and this one will be 49.56 49.56। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है रेट फॉर यूएसडी एंड रुपीज़। सिमिलरली हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेट फॉर यूएसडी एंड एसजीडी, यानी कि $1 इज इक्वल्स टू एसजीडी विच इज़ सिंगापुर डॉलर्स। कितना दिया था हमें, स्पॉट रेट कंप्रेस फॉर्म में लिख के दिया था 1.7058। इसको हम अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1.7068, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट्स हम इंटरचेंज कर देंगे। प्लस हमें पता है कौन से फॉरवर्ड रेट के स्वैप हमें लेने हैं, 2 मंथ्स फॉरवर्ड रेट, यानी कि हमें एडजस्ट करना है 0.0096 एंड 0.0097, ये हमें एडजस्टमेंट करनी है, यानी ये हमें क्या करना है, ऐड, क्योंकि ये क्या है, स्वैप पॉइंट है। ऐड करके हम आंसर निकाल लेते हैं फटाफट। ये आ रहा है 1.97, इट विल बी दिस। ठीक है, ये आ रहे हैं हमारे पास रेट्स किस चीज़ के, $1 इज इक्वल्स टू SGD। अब हम इन दोनों को क्रॉस कर पाएंगे। हमें क्या निकालना है, बेसिकली रेट ही तो निकालना है ना फॉर सेलिंग दी SGD, और हमें ये भी पता है यहाँ पे क्या है, USD एंड USD कैंसिल हो जाएगा तो हमें रेट निकल के आ जाएगा SGD एंड रुपीज़ का। तो अब हम इन दोनों को क्रॉस करके रेट निकालना है हमें। ठीक है, क्रॉसिंग करने के लिए हमें पता है हमें क्या करना होता है, रेट हमें निकालना है रुपीज़ पर SGD, यानी रुपीज़ का रेट किसके साथ दिया है, डॉलर के साथ, एंड अगर डॉलर से डॉलर मुझे कैंसिल कराना है तो मुझे वो लिखना पड़ेगा न्यूमिनेटर में और SGD लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। अब ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आएगा, रुपीज़ पर SGD। ये हमें बिड के लिए भी करना है, डास्क के लिए भी करना है। अब आप देखना, क्या रुपीज़ पर डॉलर का रेट दिया है, आंसर इज यस, यानी कि एज इट इज़ हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग बिड एंड दी आस्क रेट, हमने ले लिया एज इट इज़। फिर हमने देखा क्या डॉलर पर SGD रेट दिया है, आंसर इज नो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल यूज़ आस्क रेट फॉर कैलकुलेटिंग बिड रेट एंड वी विल यूज़ बिड रेट फॉर कैलकुलेटिंग आस्क रेट। चलिए निकाल लेते हैं फटाफट से एक बार। करिए सॉल्व इसे, कितना आएगा, 49.43 डिवाइडेड बाय 1.7165, दिस विल बी 28.796 या 7970 कर लेते हैं इसे, एंड 7154 28.8912। ये हमारे पास आ रहा है रेट SGD एंड रुपीज़ के रिस्पेक्ट में। अब आप देखो ये कर रहा है बैंक कोड, यही रेट कर रहा होगा,
बैंक क्या रेट कोट कर रहा होगा, ये रेट कोट कर रहा होगा। और बैंक को क्या करना है, सेल करने हैं एसजीडी, इसे क्या करना था, सितंबर फॉर सेल टू हिम, यानी कि इसे क्या करना है, इंपोर्टर को क्या करना है, परचेज करने हैं एसजीडी, यानी कि बैंक करेगा सेल एसजीडी एंड रिसीव करेगा रुपीस फ्रॉम दी इंपोर्टर। अब आप देखना, यूनिट करेंसी इज एसजीडी, एसजीडी को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, रेट कौन सा लगेगा, आस्क रेट लगेगा, आस्क रेट लगेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, सिंपली आपको क्या करना है, एसजीडी कितने हैं, 5 लाख हैं, रेट कितना लगेगा रुपीस के हिसाब से आप देख लो, 8912 इंटू 5 लाख, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें आपसे रेट क्या कोट करा जाएगा यही पूछा था, तो आपका आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ये रेट कोट किया जाएगा। ठीक है, मैंने इसमें आपको दोनों ही निकालने के लिए पहले भी आपको यही सलाह दी थी कि आप दोनों रेट निकालना, आस्क भी बिड भी, और बाद में सिलेक्ट करना कि अब बैंक क्या कर रहा है, यानी पहले आप उसको वन रेट जब आप निकाल रहे हो पहले आप दोनों ही निकालो, बिड भी एंड आस्क भी, बाद में आप सिलेक्ट करो कि बिड लेना है या आस्क लेना है। क्वेश्चन में जो आप सॉल्यूशन देखेंगे आईसीआई का, उसमें ऐसा नहीं किया हुआ, वो चीज़ समझना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो बेटर यही है कि आप अपने लिए जो चीज़ ज़्यादा आप लोगों को सेटिस्फैक्शन देती है आप वही करो, आपको वो चीज़ डायरेक्टली समझ में आती है, आप उसको डायरेक्टली करना चाहते हो आप वैसे करो। बट अगर आप चाहते हो कि गलती बिल्कुल ना हो तो आप इसी तरीके से दोनों चीज़ें कैलकुलेट करो, बिड भी आस्क भी, एंड देन लेटली आप डिसाइड करो कि भाई कौन सा रेट सिलेक्ट करना है, बिड या आस्क। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17। दिस इज़ अ प्रिटी मच कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन होती थी इस क्वेश्चन में जब मैं करती थी, बट गलती क्या है इस क्वेश्चन में, कन्फ्यूजन ज़्यादा क्यों होती है, हम क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते, सिर्फ इसलिए इसमें गलती होती है, वरना क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ पाएगी, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अ कंपनी ऑपरेटिंग इन Japan has today affected sales to an Indian company, payment being due in 3 months from the date of invoice, यानी invoice date से 3 month के बाद क्या होगी, पेमेंट मिलेगी to this exporter. The invoice amount is 108 lakhs yen. ठीक है, यानी कि invoice amount कितना है, 108 लाख येन है। At today's spot rate it is equivalent to 30 lakhs, यानी कि इससे हम क्या निकाल पाएंगे, स्पॉट रेट निकाल पाएंगे। कैसे, येन कितने हैं, 108 लाख्स येन है, इज इक्वल्स टू 30 लाख रुपीज़ है। ठीक है, इससे हम आज का रेट निकाल पाएंगे ऑफ रुपीज़, रुपी 1 इज इक्वल्स टू कितना, 108 लाख डिवाइडेड बाय 30, यानी कि येन कितने आएंगे, 3.6 येन आएगा। ये आ रहा है हमारा स्पॉट रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमसे कहा है, इट इज़ एंटिसिपेटेड, यानी ये चीज़ एक्सपेक्टेशन है कि एक्सचेंज रेट विल डिक्लाइन बाय 10% ओवर द 3 months पीरियड, एंड in order to protect the yen payments the importer proposes to take appropriate action in the foreign exchange market। यानी कि अब तक जो बात हो रही थी क्वेश्चन में, उसने क्या किस बारे में बात करी थी, एक कंपनी के रिस्पेक्ट में बात करी थी जो कि जापान में ऑपरेट कर रही है, उसकी सेल है, उसने इनवॉइस बनाई, येन में इनवॉइस बनाई, अब तक उसके बारे में बात कर रहा था। और अब इसने यहाँ पे जो है सारी की सारी स्टोरी जो है वो चेंज कर दी, और किसके हिसाब से बना दी, इम्पोर्टर के हिसाब से। यानी कि बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कह रहा है कि अपनी येन की जो पेमेंट्स है वो प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो इम्पोर्टर है जो रुपीज़ को कन्वर्ट कराएगा येन में, राइट, वो क्या करेगा, जापान की कंपनी को उसे पेमेंट करनी है, जापान के लिए फंक्शन करेंसी है येन, और उसने इनवॉइस भी किस में बनाया है, येन में। यानी कि अब इस इम्पोर्टर को रुपीज़ दे के येन खरीदने पड़ेंगे, और इसका एंटिसिपेशन क्या है कि जो एक्सचेंज रेट है वो डिक्लाइन हो जाएगा बाय 10%। यानी कि अब ये क्या कह रहा है, एंटिसिपेशन के हिसाब से स्पॉट रेट तो देखो ये था, ठीक है, स्पॉट रेट तो ये था,
इसके एंटिसिपेशन के हिसाब से, यानी कि जो एक्सपेक्टेड रेट है अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टर, वो क्या कह रहे हैं, डिक्लाइन हो जाएगा रेट बाय 10%। यानी कि देखो ₹1 में ना, ₹1 में येन जो है वो अब कम आएंगे। इसकी एंटिसिपेशन क्या है, रेट डिक्लाइन होगा। इसके लिए रेट डिक्लाइन का मतलब क्या है कि अब रुपीज़ में जो येन आ रहे थे पहले 3.6 येन आ रहे थे, अब उतने येन नहीं मिलेंगे, थोड़े कम येन मिलेंगे। कितने कम, 10% इसने बोला, तो 3.6 का 10% अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 0.36, विच विल बी 3.6 माइनस 0.36, इट विल बी 3.24 विल बी द एक्सपेक्टेड रेट फॉर रुपीज़। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, द 3 months फॉरवर्ड रेट इज प्रेजेंटली कोटेड एट 3.3 येन पर रुपी। यानी अभी ही इसको क्या मिल रहा है, 3 months का फॉरवर्ड रेट कोट करके दिया हुआ है बाय द बैंक, जो कि इसको क्या कह रहा है, ₹1 इज इक्वल्स टू येन 3.3। ये है इसका क्या, जो बैंक ने फॉरवर्ड रेट कोट करके इसको दिया है, 3 months फॉरवर्ड रेट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लॉस एंड टू शो हाउ इट कैन बी हेज्ड बाय अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी आपको देखना है एक्सपेक्टेड लॉस कितना है, यानी एक्सपेक्टेड तो आप निकाल पाओगे किससे, स्पॉट एंड जो ये एक्सपेक्टेड रेट था, ये जो दोनों रेट थे इसके पास, इन दोनों को कंपेयर करके आप निकाल पाएंगे क्या, एक्सपेक्टेड लॉस। और फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इससे किस तरीके से ये जो लॉस आ रहा है ये हेज हो पा रहा है, ये भी आपको बताना पड़ेगा, टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन बी हेज्ड। आप मेरी बात समझिए, फॉरवर्ड में क्या था, देखो इसको कितने येन्स देने हैं ये आपको याद है, कितने येन का इन्वॉइस था, 108 लाख येन का इसका इन्वॉइस था। स्पॉट रेट में कितने देने पड़ रहे थे, 30 लाख रुपए देने पड़ रहे थे, ठीक है। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रेट क्या हो जाएगा, 3.24, यानी कि अब इसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रेट क्या हो जाएगा, ₹1 इज इक्वल्स टू 3.24। यानी कि अगर इसे येन 108 लाख चाहिए तो ये क्या सोच रहा है, अगर मैं ये इसका एक्सपेक्टेड रेट है, तो ये क्या सोच रहा होगा कि अगर इस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मुझे चाहिए कितने, 108 लाख येन्स चाहिए, तो मैं अगर इसे कन्वर्ट करवाऊंगा तो कितने रुपीज़ देने पड़ सकते हैं मुझे, 108 लाख के बराबर आएगा ये, ठीक है। आंसर आप निकालोगे तो कितने रुपीज़ आ रहा होगा आपके पास आंसर, 108 डिवाइडेड बाय 3.24 विच इज़ 3.33 लाख, ठीक है। यानी कि आप देखो अभी इसको कितने देने पड़ रहे थे, स्पॉट रेट पे 30 लाख, ठीक है। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इसे कितने देने पड़ेंगे, 33.33 लाख, यानी कि 3.33 लाख का तो यहीं पे लॉस हो गया इसे। ये इसका क्या है, एक्सपेक्टेड लॉस है, ये इसकी एक्सपेक्टेशंस है कि इतना लॉस हो सकता है। फॉरवर्ड रेट क्या कह रहा है कि 3.3 येन मिल जाएगा ₹1 में। चलिए फॉरवर्ड रेट के हिसाब से अगर हम देखें तो रेट क्या बोला उसने, 3.6 येन्स, 3.3 येन्स, एक सेकेंड, एक्सपेक्टेड रेट क्या बोला उसने, सॉरी फॉरवर्ड रेट क्या बोला उसने, 3.3 येन्स मिलेंगे फॉर ₹1। कितने चाहिए थे येन, 108 लाख येन चाहिए थे हमें, कितने रुपीज़ बनेंगे वो, आप देखो 108 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, कितना आएगा, 108 डिवाइडेड बाय 3.3, इट विल बी 32.7272 करके लाख्स आपका अमाउंट आ रहा होगा इन रुपीज़। तो अब आप देखो कितना लॉस हुआ, अब लॉस थोड़ा सा कम होगा, क्यों, देखो यहाँ पे कितना एक्सपेक्टेड कितना है कि इतनी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। एक्चुअली में अगर हम फॉरवर्ड ले लें, फॉरवर्ड कवर अगर हम ले लें तो हमारी थोड़ी सी जो आउटफ्लो है वो थोड़ा कम हो रहा है। तो क्या ये हेज हो पा रहा है एक्सपेक्टेड लॉस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से, आंसर इज यस, टू सम एक्सटेंट ये चीज़ कवर हो पा रही है। एक बार फटाफट से, वैसे ये पूरा सॉल्यूशन यही है, फटाफट से एक बार इसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करा लेती हूँ साथ साथ। इट वॉज क्वेश्चन नंबर 17, ओके। ये आपको क्या दिया था, स्पॉट रेट था, आपने निकाल लिया था, आपने 3 मंथ फॉरवर्ड रेट आपको दिया हुआ था, आपने एक्सपेक्टेड, आपको एंटिसिपेटेड था 10% डिक्लाइन आएगा, आपने ये एक्सपेक्टेड रेट भी निकाल लिया था। आपको पता चल गया था कि आज की डेट पे जो पेमेंट करनी है वो है 30 लाख, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड के हिसाब से छोड़ दिया जाए तो आउटफ्लो कितना बनेगा,
33.33 लाख रुपीज़, एंड अगर हम फॉरवर्ड ले लेते हैं तो कितना आ रहा था, 32.7272 लाख आ रहा था। यानी कि टू सम एक्सटेंट ये लॉस क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो आपको सिर्फ इतना ही लिख रहा है, अगर एक्सचेंज रिस्क इज नॉट कवर्ड विद द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सपेक्टेड लॉस जो है वो कितना है, 3.33 लाख। अगर हम कर लेते हैं तो कितना रिड्यूस होगी, कितने पे आ गया, 2.73 लाख। यानी कि टेकिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सजेस्टेड, आपको ले लेना चाहिए, यानी इंपोर्टर को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेना चाहिए। चलिए, ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ वैसे यहीं पे ही लिख के आपको समझा दिया था। चलिए एक बार फटाफट से इरेज कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच सेज ABC company have taken a 6-month loan from their foreign collaborators for USD 2 million and interest payable on maturity is SOFR plus 1%। ये क्या है, बोरोइंग रेट है। कितना दिया है, 2% दिया हुआ है, यानी कि 2 + 1% यानी कि 3% का रेट हो गया टोटल। ठीक है, ये भले यहाँ पे लिखा है करंट 6 मंथ फॉरवर्ड रेट, ये रेट कैसा है, पर एनम ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया इंक्वायरीज रिगार्डिंग एक्सचेंज रेट विद देयर बैंक एलिसिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन की स्पॉट रेट ये चल रहा है, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट ये चल रहा है। व्हाट वुड बी देयर टोटल कमिटमेंट इन रुपीज़ इफ़ दे एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है, 2 मिलियन का इनका क्या है, इन्होंने लोन लिया है। इंटरेस्ट आप लगा लेना, 3% पर एनम का रेट है, 6 महीने का इंटरेस्ट आप ऐड करेंगे इसके अंदर, आपके पास एक फिगर आएगी किस चीज़ की, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विच इज़ पेएबल आफ्टर 6 मंथ्स। क्यों, क्योंकि 6 महीने का लोन लिया था इन्होंने। ठीक है, रेट कौन सा लगेगा, 6 मंथ फॉरवर्ड वाला रेट लगेगा। ये हो गई इनकी टोटल रुपी कमिटमेंट। क्यों, क्योंकि इन्हें क्या देना है, प्रिंसिपल भी देना है एंड इंटरेस्ट भी देना है आफ्टर 6 मंथ्स। जब आप इसे 6 मंथ के फॉरवर्ड रेट से कन्वर्ट करके देखोगे क्या आ जाएगी, टोटल कमिटमेंट इन रुपीज़, अगर वो एंटर कर लेते हैं इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ विल यू एडवाइज देम टू डू सो। आप बात समझना, ऊपर अभी हमने डिस्कस भी किया था थोड़ा बहुत, बाकी का यहीं पे भी बता देती हूँ। ये क्या कह रहा है, क्या इसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें देखो पूछा क्या है, समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है। इसमें आपसे पूछा है क्या आप उसको एडवाइस करोगे कि उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कब करेगा। ठीक है, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा जब उसकी ये एक्सपेक्टेशन होगी, एक्सपेक्टेशन तो उसकी कुछ ना कुछ होगी। जब वो एंटर कर रहा है, आज किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है जिसमें कि उसे फॉरवर्ड मतलब फॉरेन करेंसी जो है आगे जाके फ्यूचर में 3 मंथ्स बाद 6 मंथ बाद पे करनी है या रिसीव करनी है, तो उसकी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन तो आज की डेट पे होगी कि प्राइस बढ़ेगा गिरेगा, कुछ तो एक्सपेक्टेशन वो बंदा रख रहा होगा। इस केस में वो कौन है, बोरोअर है। ठीक है, उसको फ़ायदा कब, पहले ये चीज़ समझो, उसको फ़ायदा कब होगा, उसको क्या करने हैं, डॉलर्स पे करने हैं। यानी कि अगर फ्यूचर में जाके डॉलर का रेट डिक्लाइन हो जाए तो क्या उसका फ़ायदा है, आंसर इज यस, तो ही उसका फ़ायदा है ना, क्योंकि वो तो क्या है, बोरोअर है, उसको डॉलर्स खरीदने हैं। अगर डॉलर का रेट डिक्लाइन हो जाए यानी डॉलर सस्ते में मिल जाए, कम रुपीज़ में मिल जाए, तो उसका फ़ायदा है, यही बात है। तो इसकी हम क्या बोलेंगे, अगर इस बोरोअर को ये एक्सपेक्टेड है, यानी अगर इसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो रेट है, जो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है, ये डिक्लाइन होगा, और जो फॉरवर्ड रेट एक्चुअली में इन्होंने दिया हुआ है हमें मेंशन करके 6 मंथ फॉरवर्ड रेट, इसको ये एक्सपेक्टेशन है कि एक्चुअली में जो 6 मंथ के बाद रेट होगा, जो स्पॉट रेट होगा 6 मंथ के बाद, वो क्या होगा, इस जो इन्होंने एटलीस्ट जो इन्होंने 6 मंथ फॉरवर्ड रेट कोट कर रहा है बैंक, उससे तो कम ही होगा। तो इसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक्सपोजर अगर ओपन रहेगा तो इसकी जो एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके डॉलर का प्राइस इससे भी ज़्यादा कम हो जाएगा, ये उसका बेनिफिट ले पाएगा। अगर इसकी एक्सपेक्टेशन ये कहती है कि डिक्लाइन होगा डॉलर का रेट, बट जितना इन्होंने मुझे मेंशन करके दिया है 6 मंथ फॉरवर्ड रेट में, इतना ज़्यादा वो रेट डिक्लाइन नहीं हो पाएगा। यानी कि जो 6 मंथ के बाद जो स्पॉट रेट होगा एक्चुअल में, वो इस 6 मंथ फॉरवर्ड से ज़्यादा कम नहीं होगा। मतलब कम हो सकता है, डिक्लाइन होगा, डॉलर डिक्लाइन होगा, बट इससे ज़्यादा तो डिक्लाइन नहीं होगा।
तो फिर आपको क्या करना चाहिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लेना चाहिए, ताकि आपको जो आपकी एक्सपेक्टेड है वो वैल्यू तो क्या है, ज़्यादा है, फॉरवर्ड में और कम में आपको मिल रहा है, तो आप ये जो फॉरवर्ड रेट है ना, इसी पे अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फिक्स कर पाएंगे। तो आपको फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लेना चाहिए। एक बार जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो मैं आपको रीड करा देती हूँ, जो सॉल्यूशन की लैंग्वेज है। चलिए क्या दिया है देखो, हमसे पूछा था सबसे पहले टोटल रुपी कमिटमेंट कितनी है, वो हमने बता दिया था। दिस इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट, दिस इज़ द इंटरेस्ट अमाउंट। टोटल हमारे पास आ गया अमाउंट ड्यू। फॉरवर्ड रेट से अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ कमिटमेंट इन, मतलब अगर फॉरवर्ड रेट अगर हम कमिटमेंट कर रहे हैं, रुपी कमिटमेंट का अमाउंट हमारे पास आ गया। ये हमसे क्या पूछा था, क्या फॉरवर्ड कवर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो हमने क्या बोला, इट इज़ सीन फ्रॉम द फॉरवर्ड रेट्स इन द मार्केट कि एक्सपेक्टेशन क्या है कि डॉलर है वो डेप्रिशिएट होगा। आप देखो ना, स्पॉट रेट से तो फॉरवर्ड रेट ऑलरेडी जो उन्होंने कोट भी किया है वो भी कम ही कोट किया है। तो अगर फर्म की खुद की एक्सपेक्टेशन, फर्म कौन, बोरोवर, ठीक है, अगर बोरोवर की खुद की एक्सपेक्टेशन ये है कि डॉलर डेप्रिशिएट होगा, और कितना डेप्रिशिएट होगा, मोर देन व्हाट द बैंक हैज़ कोटेड, यानी उससे भी ज़्यादा कम हो जाएगा, तो इट मे बी वर्थ वाइल नॉट टू कवर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और आप अपना एक्सपोजर ओपन रखिए। लेकिन अगर उसका कोई स्पेसिफिक व्यू नहीं है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि भाई रेट जो है वो गिरेगा, बट जितना इन्होंने फॉरवर्ड रेट में कोट किया है उससे ज़्यादा तो नहीं गिरेगा, तो आप फॉरवर्ड रेट में कवर खुद को कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एक्सेल एक्सपोर्टर्स आर होल्डिंग एन एक्सपोर्ट बिल इन $1 लाख ड्यू इन 60 डेज, यानी कि ये एक्सेल एक्सपोर्टर है, इन्हें क्या होंगे, रिसीवेबल होंगे, क्योंकि ये कौन है, एक्सपोर्टर। कितने, USD 1 लाख, कब, 60 डेज के टाइम पीरियड में, ठीक है। हेंस दे आर वरीड अबाउट द फॉलोइंग USD वैल्यू विच इज़ करेंटली, यानी स्पॉट रेट आपको दिया हुआ है कितना, स्पॉट रेट इज़ गिवन $1 इज इक्वल्स टू ₹45.60. Also, the concerned export consignment has been priced on an exchange rate of, यानी कि इन्होंने क्या किया, फिक्स करा प्राइस कितने पे, भले स्पॉट रेट ये चल रहा है बट इनका जो कंसाइनमेंट फिक्स हुआ है ना, वो किस पे हुआ है, जो कंसाइनमेंट है वो फिक्स हुआ है कौन से रेट पे, $1 इज इक्वल्स टू ₹45.50, यानी इनका जो ट्रांजेक्शनल रेट है वो है 45.50 रुपीज़ पर डॉलर। जो फर्म का बैंकर है हैव कोटेड अ 60 डे फॉरवर्ड रेट ऑफ 45.20, यानी कि फॉरवर्ड रेट फॉर द 60 डेज, क्योंकि 60 डेज बाद इसे रिसीव होने वाले हैं पैसे। फॉरवर्ड रेट कितना कोट करके दिया उन्होंने, $1 इज इक्वल्स टू ₹45.20। नाउ आपसे पूछा है रेट ऑफ डिस्काउंट जो कोट किया है बैंक ने, रेट ऑफ डिस्काउंट कौन से रेट से निकलता है, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट, बाय स्पॉट ही करना है, बट आंसर किस में आएगा, नेगेटिव फिगर्स में आएगा, दिस विल बी द डिस्काउंट। यहाँ पे स्पॉट रेट ही लेना है, फॉरवर्ड रेट ही लेना है जब आप निकाल रहे हैं डिस्काउंट, विच विल बी कोटेड बाय द बैंक। इसमें आपने ट्रांजैक्शनल जो रेट है उससे कंफ्यूज नहीं होना कि स्पॉट रेट में कहीं ट्रांजैक्शनल रेट तो नहीं लेना, आंसर इज़ नो, आपको वो रेट नहीं लेना, आपको रेट कौन सा लेना है, जो एक्चुअल में स्पॉट रेट है, जो एक्चुअल में फॉरवर्ड रेट है। नेक्स्ट आपसे पूछा है द प्रोबेबल लॉस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इफ़ द फॉरवर्ड सेल इज एग्रीड टू, एक चीज़ और, इसमें इनटू 100 करने के बाद टाइम पीरियड भी आप कंसिडर करेंगे, आप 365 डेज़ का इसको निकाल के आना, यानी 1 ईयर में आप इसको कन्वर्ट करके आना। नेक्स्ट क्या बोला मैंने, द प्रोबेबल लॉस आपको बताना है ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इफ़ द फॉरवर्ड सेल इज एग्रीड टू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप देखो, जब आप निकालोगे हम कैसे निकाल पाएंगे, आज कितना है, आज कितना है, और फॉरवर्ड रेट की वजह से कितना हो जाएगा, आज जो था आप बोलोगे स्पॉट रेट से निकालो, स्पॉट रेट से नहीं निकलेगा, इसमें आपसे पूछा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, जिस रेट पे आपने आज ट्रांजैक्शन की है वो तो फिक्स हो गया ना, यानी कि आपका जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपके ट्रांजैक्शनल जो लॉस है,
ट्रांजेक्शनल जो प्रॉफिट है वही होगा, आपसे वही पूछा गया है इसमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट कौन से रेट से निकलेगा, आपका जो कंसाइनमेंट रेट आपने फिक्स कर लिया था, ट्रांजेक्शनल रेट जो था वो उस पर आप कन्वर्ट करके देखो, फिर आप फॉरवर्ड रेट पे कन्वर्ट करके देखो, दोनों को कंपेयर करो, आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें आपका स्पॉट रेट का कोई यूज़ नहीं है इन द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा था बैंक ने कितना डिस्काउंट कोट किया है, उसके लिए आपको ये स्पॉट रेट मेंशन करके दिया था। बट ये जो कंसाइनमेंट फीस, जो कंसाइनमेंट रेट जो इन्होंने फिक्स करा है और जो फॉरवर्ड रेट है, इन्हीं दोनों का यूज़ करके हम प्रॉफिट निकालेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये जो पॉइंट है कंसाइनमेंट रेट फिक्स करने वाला जो ट्रांजेक्शन रेट है, और ये यही था इसमें। इसका आंसर से ही डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। इट वॉज क्वेश्चन नंबर 19। देखो जी, रेट ऑफ डिस्काउंट कोटेड बाय द बैंक बता दिया, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट किया, नेगेटिव फिगर आप निकाल लेना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्पॉट माइनस फॉरवर्ड करके बाय स्पॉट ही रखा, आप नेगेटिव में फिगर आने देना, दिस विल डिनोट डिस्काउंट ओनली। ठीक है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, फॉर्मूला वही लगाना जो मैंने आपको बताया है। ऑल्सो देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यूज़ करते टाइम इन्होंने रेट कौन सा लिया है, आप यहाँ पे देखोगे तो फॉरवर्ड और स्पॉट रेट है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपका ट्रांजैक्शनल रेट इन्होंने कंसिडर किया फॉर कैलकुलेटिंग दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड इन्होंने जो फॉरवर्ड रेट है वो कंसिडर किया। दोनों के डिफरेंस से हमें पता चल गया कि प्रॉफिट कितना आ रहा है, क्योंकि एक होगा रिसीवेबल जो हमने ट्रांजैक्शन करते टाइम सोचा होगा, राइट, वो कौन से रेट पे सोचा होगा, ऑब्वियसली ट्रांजैक्शनल रेट पे, और एक है फॉरवर्ड रेट में हमने एंटर किया, तो अब हमारे जो रिसीवेबल्स हैं वो फिक्स हो गए एट दी फॉरवर्ड रेट, दोनों में जो डिफरेंस होगा वो हो गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना वो फ्यूचर का क्वेश्चन है, ठीक है, विच इज़ करेंसी डेरिवेटिव। तो ये जो सारे हमें अब फ्यूचर के क्वेश्चन आएंगे ना, करेंसी फ्यूचर के क्वेश्चन आएंगे, करेंसी ऑप्शन के क्वेश्चन आएंगे, वो हम विद द चैप्टर डेरिवेटिव्स सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव में एक रखेंगे फ्यूचर्स, एक रखेंगे ऑप्शंस, और तीसरा हम इसमें फिर एक पार्ट और ऐड कर लेंगे, फ्यूचर और ऑप्शन दोनों ऑलरेडी बुक में हैं, एक चीज़ और ऐड कर लेंगे उसमें, करेंसी ऑप्शन एंड फ्यूचर, करेंसी F&O, ये दोनों भी हम ऐड कर लेंगे, और ये हम वहाँ पे समझेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये अगर हम डेरिवेटिव के साथ समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे अभी जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ उसमें सिर्फ जो टिपिकली फॉरेक्स के क्वेश्चंस हैं वही मैं सॉल्व करवा रही हूँ, जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के क्वेश्चंस हैं वो करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन करके हम आगे डिस्कस कर लेंगे, यानी करेंसी डेरिवेटिव्स करके हम वो बना लेंगे पार्ट, और उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, सेम क्वेश्चन ऐसा ही मैंने कल कराया था, एक बार फिर भी हम अपनी तरफ से डिस्कस कर लेते हैं। An Indian importer has to settle an import bill for $1,30,000. The exporter has given the Indian exporter 2 options दिए हैं उसने उसको, इंडियन क्या है, इम्पोर्टर है, उसके पास क्या है, इम्पोर्ट बिल है, यानी इसको क्या करने हैं, पे करने हैं, इसको मिले हैं 2 ऑप्शन। ठीक है, क्या या तो ये पे कर दे, या तो ये क्या कर दे, पे कर दे इमीडिएटली, तो कोई इंटरेस्ट चार्ज उस पर नहीं किया जाएगा। दूसरा, पे आफ्टर 3 months विद द इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, यानी कि 3 months का क्रेडिट पीरियड तो दे रहा है, बट तब इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, 5% पर एनम के रेट से लगेगा। द इम्पोर्टर्स बैंक चार्जेस 15% पर एनम ऑन ओवरड्राफ्ट्स। ठीक है, जो इम्पोर्टर का जो बैंक है वो ओवरड्राफ्ट पे कितनी लिमिट चार्ज करता है, 15% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करता है। द एक्सचेंज रेट्स इन द मार्केट आपको दिया, स्पॉट रेट भी दिया है, 3 month का आपको फॉरवर्ड रेट भी दिया है। आपसे पूछा है कि उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए मैंने वैसे सिमिलर क्वेश्चन थे जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद वो तो बिल्कुल ही सेम है। ठीक है ना, बस एक बार ऐसे ही इसको डिस्कस कर लेते हैं। एज सच मैं ना तो इसका सॉल्यूशन में आपको दिखा रही हूँ ना मैं कुछ, क्योंकि कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, हमने कल भी डिस्कस किया था, बिल्कुल सेम है। बस बात क्या है, दोनों ही इंडियन है, बस इन्होंने क्या करा, इन्वॉइस मज़े मज़े में इन्वॉइस बना लिया है इन्होंने डॉलर में, और कुछ नहीं है, इन्होंने बेनिफिट लेना चाहा किसका, फॉरेन करेंसी में जो चेंजेस आते हैं उसका। चलिए बात कर लेते हैं
पहला आपका ऑप्शन था पे इमीडिएटली, अगर ये आज ही पे कर देगा तो इसके पास हम क्या बोलेंगे, बैंक का दिया है हमें क्या, ओवरड्राफ्ट लिमिट, जिसमें कि इन्होंने क्या बोला है 5% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यानी कि अगर ये आज ही पे करना चाहे तो इसे क्या करना पड़ेगा, रुपीज़ लोन लेना पड़ेगा, रुपी लोन लेना पड़ेगा। कितने रुपीज़ लोन लेना पड़ेगा, जितना कन्वर्ट करके आएंगे स्पॉट रेट में, क्या करना है इसने, लोन लेना पड़ेगा इसे, जो रुपीज़ का अमाउंट आएगा फॉर कन्वर्टिंग डॉलर्स। इसने क्या करना है, आपको आस्क और बिड दोनों दिया है, इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है शायद कि इसमें आस्क और बिड दोनों दिया है, ठीक है। तो ये वाला एक बार फिर भी बता देती हूँ अच्छे से। देखो, इंपोर्टर है ये और बैंक है, बैंक ने ये कोटेशन दी होगी, ठीक है, बैंक है, राइट। क्या देना है क्या लेना है ये चीज़ हमें डिस्कस करनी है। इंपोर्टर को क्या चाहिए होंगे, डॉलर्स, देगा क्या, रुपीस, ठीक है। बैंक ने कोट क्या करे हैं, डॉलर, डॉलर को बनाया है यूनिट करेंसी, आप देखो डॉलर को बनाया है इन्होंने यूनिट करेंसी। डॉलर को क्या करना है, सेल करना है, कौन सा रेट लगाएगा, आस्क रेट। यानी कि अब हम अगर कन्वर्ट कर लें डॉलर 1,30,000 को फ्रॉम द रेट 48.36, तो कितने आएंगे हमारे पास, रुपीज़ में अमाउंट आ जाएगा, रुपीज़ कितने आएंगे, ठीक है, दिस विल बी द रुपी अमाउंट, दिस विल बी द रुपीज़ का अमाउंट जो इसे बोरो करना पड़ेगा फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम द बैंक। यानी कि ओवरड्राफ्ट ही करेगा ना, ये बैंक से निकालेगा ये पैसे, ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है वो ये यूज़ करेगा। 15% पर एनम का इसे इंटरेस्ट रेट लगेगा, किस पे लगेगा, इस पे लगेगा 15% फॉर 3 मंथ्स। अब आप देख लेना, एक तो ये इसका आउटफ्लो होगा और जो इंटरेस्ट आ रहा होगा वो इसका आउटफ्लो हो जाएगा। दूसरे केस में अगर ये 3 महीने के बाद पे करता है तो कितने चार्जेस बोला है उसने, 5% पर एनम के रेट से। 5% वो किस में लगाएगा, ये इसको प्रिंसिपल बनाएगा वो, ठीक है। क्या बोलेगा, 1,30,000 डॉलर्स तुझे देने थे, कब, स्पॉट रेट पे, बट क्योंकि तू नहीं दिया तूने, तो अब क्या है, मुझे 5% के रेट से क्या चाहिए, इंटरेस्ट भी चाहिए। तो 5% से आप निकालोगे 3/12 करेंगे, ये आएगा इंटरेस्ट का अमाउंट। यानी कि अब इसको क्या देने पड़ेंगे, डॉलर 1,30,000 भी देने पड़ेंगे और प्लस इसे क्या देना पड़ेगा, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा होगा ये भी देना पड़ेगा। और इसको ये कन्वर्ट किस पे करेगा, आस्क रेट एट 3 मंथ्स फॉरवर्ड, ठीक है, आस्क रेट ऑफ 3 मंथ्स फॉरवर्ड। चलिए एक बार फटाफट इस वाले को तो एटलीस्ट सॉल्यूशन से डिस्कस करवा ही देती हूँ, इससे अगला बिल्कुल सेम है, वो हम डिस्कस फिर नहीं करेंगे। देखिए, जब ये बैंक से फैसिलिटी ले रहा था ओवरड्राफ्ट की, तो रुपीज़ अमाउंट जो है वो ओवरड्राफ्ट हो रहा था, उसी पे इंटरेस्ट लगना था। तो क्या किया इसने, 1,30,000 को पहले आज ही कन्वर्ट किया आस्क रेट पे, हमारे पास रुपी अमाउंट आया, फिर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेल करी थी तो 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगे। ये होगी टोटल हमारे जो रुपीज़ इसने आउटफ्लो किया होगा एट 6 मंथ टाइम, 3 मंथ्स टाइम, ठीक है। अब अगर वो क्या करे, पेमेंट करे आफ्टर 3 मंथ्स, तो क्या करेगा वो, जो एक्सपोर्टर था वो बोलेगा 1,30,000 तुझे मुझे देने थे, बट क्योंकि तूने नहीं दिए तो मैं 5% पर एनम के रेट से 3 महीने का इंटरेस्ट लगाऊंगा। ये आगे इंटरेस्ट का अमाउंट, अब ये टोटल इतना मांगेगा, इससे इतने डॉलर्स मांगेगा, तो ये डॉलर्स ये कन्वर्ट कराएगा ऑन द आस्क रेट जो चल रहा होगा 3 मंथ फॉरवर्ड, ठीक है ना। ये क्या कर लेगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इसे चेंज करा लेगा। अब आप देख लो आउटफ्लो निकल के आया है रुपीज़ में, यहाँ पे इस केस में ये और फर्स्ट केस में ये। तो आप देखो सेकंड ऑप्शन में जो है, जो आउटफ्लो है वो कम है, तो इसे सेकंड ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल ही सेम है जो कल मैंने क्वेश्चन कराया था उससे। कुछ भी डाउट होता है आप ज़रूर पूछ लेना, मैं बता दूंगी, बट ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है इसलिए मैं तो इसे नहीं पढ़वा रही अभी, ठीक है ना। चलिए, कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप वो जो क्वेश्चन है इससे पहले क्वेश्चन नंबर भी बता देती हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 इसके जैसा ही क्वेश्चन है ये,
ठीक है। अगर कुछ भी आप देख लेना, डाउट हो तो पहले उधर से आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता आप पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। मैंने आपको बता दिया था डाउट्स पूछने के लिए, आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उधर से कनेक्ट करके मुझे डाउट्स अपने भेज सकते हो डायरेक्टली। अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछना चाहो वहाँ पे भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, which says a company is considering hedging its foreign exchange risk. It has made a purchase on 1st of July 2016 for which it has to make a payment of $60,000 on December 31st 2016। यानी कंपनी का क्या कर रही है, कंसिडर कर रही है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हेज करना चाहती है। उसने क्या करी है, परचेज करी है, यानी कि उसे क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी ऑफ $60,000 कब, दिसंबर 31st को। आज क्या चल रहा है, 1st of जुलाई, कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स हो गए, यानी 6 महीने के बाद इसे कितने अमाउंट पे करना है, $60,000। आपको दिया हुआ है प्रेजेंट एक्सचेंज रेट दे दिया इन्होंने, यानी कि स्पॉट रेट दे हैव मेंशन $1 इज इक्वल्स टू ₹65। आपको फॉरवर्ड रेट भी दिया है कितना, $1 इज इक्वल्स टू 64 फॉरवर्ड रेट फॉर दिस 6 मंथ्स, ठीक है। द कंपनी विल हैव टू मेक एन अपफ्रंट प्रीमियम ऑफ 2% ऑफ द फॉरवर्ड अमाउंट परचेज्ड एंड द कॉस्ट ऑफ फंड्स टू द कंपनी इज 12%। आपको इन सारी सिचुएशंस में बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ टू द कंपनी, ठीक है। विल मेक इफ इट हेजेस फॉरेन एक्सचेंज रेट विद द एक्सचेंज रेट्स। आप देखो आपको क्या बोला है इस क्वेश्चन में, आपको ना फॉरवर्ड दे दिया कि आपने फॉरवर्ड, आप क्या करना चाहते थे, हेज करना चाहते थे, तो आपने फॉरवर्ड जो कवर था वो ले लिया है 64 के रेट से। अगर रेट ये हो जाते हैं, आप बताओ कितना प्रॉफिट या लॉस आ रहा है टू द फर्म, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसमें कुछ बातें दी हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक बार इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। इनके अलावा क्वेश्चन में और कुछ भी एज सच बहुत भारी नहीं है। चलो बात करते हैं, क्या दिया है, अपफ्रंट प्रीमियम देना पड़ेगा। अपफ्रंट मतलब आज ही आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। आप बोलोगे देखो मैं 6 मंथ क्रेडिट ले रहा था, मैं क्या ले रहा था, 6 मंथ्स क्रेडिट, ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ आपको समझ में आ जाए, स्टोरी लाइन बना के ही समझा देती हूँ, इसीलिए बाद में आपको जो एक्चुअल रीज़न है वो भी मैं बता दूंगी। देखो आप बोलोगे जब ये आपसे पैसा आज मांगेगा, ये 2% मांग रहा है ना, किसका, फॉरवर्ड अमाउंट परचेज का। आप क्या बोलोगे, मैंने 6 मंथ क्रेडिट लिया क्यों है, क्योंकि मेरे पास पैसे है नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। तुम मेरे से कह रहे हो कि मुझे अपफ्रंट प्रीमियम आज ही दे दो। अपफ्रंट का मतलब क्या हुआ, आज ही देना है। आप क्या कह रहे हो, आप मुझसे प्रीमियम आज ही मांग रहे हो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, ये तो सही नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, द कॉस्ट ऑफ फंड्स टू द कंपनी इज 12% पर एनम, यानी कि आपको ये इंफॉर्मेशन दी इसलिए है कि आप अगर अपफ्रंट प्रीमियम आज की डेट में पे कर रहे हो तो आप लोन लेके ही अपफ्रंट प्रीमियम पे कर रहे होंगे, उसके लिए आपको रेट भी दे दिया, यानी कि 6 मंथ्स का आपको क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, ठीक है, फॉर दी अपफ्रंट प्रीमियम वाला अमाउंट ओनली, ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो आप पेकअप करेंगे 6 मंथ के एंड पे। आज जो आपको पेमेंट करनी है उसके लिए आप लोन लेंगे 6 महीने के लिए एट द रेट 12% पर एनम। ऑल्सो ये चीज़ आपको तो समझ में आ गई होगी। एक्चुअल रीज़न इसका क्या है, देखो आपको पेमेंट देनी है आज, आपसे पूछा गया है कि फ़ायदा होगा कब, या फ़ायदा या नुकसान जो भी आपसे पूछा गया वो कब पूछा गया, 31 दिसंबर। अमाउंट पैरिटी पे नहीं रहेगा, क्यों, कुछ चीज़ें आपको क्या है, देखो अमाउंट आपका आउटफ्लो आ रहा है, मान लो आप कैसे निकालोगे, अगर आप इसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं कर रहे, आप क्या लोगे, अपफ्रंट प्रीमियम कंसिडर करोगे इन द आउटफ्लो, और क्या कंसिडर करोगे, जो भी अमाउंट पेबल होगा फॉर परचेजिंग द डॉलर्स, क्योंकि हमें क्या करना है, पेमेंट करनी है $60,000 की, ठीक है। यानी कि आप क्या करोगे, एक तो अपफ्रंट प्रीमियम ऐड करोगे, और जब अपना आउटफ्लो निकालोगे तो आप क्या बोलोगे, एक अपफ्रंट प्रीमियम है एंड सेकंड जो पेबल अमाउंट आ रहा होगा इन द रुपीज़ वो बताओगे, ये हमारा टोटल आउटफ्लो हो गया जी, बात हो गई ख़त्म, एज ऑन 31 दिसंबर, ठीक है। ये चीज़ हुई 31 दिसंबर पे, ये तो आज ही हो रही है ना, ठीक है। और आप कंपेयर किससे करोगे, एक्सचेंज रेट अगर क्या हो जाए
68, 62, 70, 65 पर कब? 31 दिसंबर को। यानी कि ये वाले जो आउटफ्लोज हैं, ये कब के हैं? 31 दिसंबर के। अब आप एक बात सोचो, आप कंपेयर कर रहे हो इन दो को इससे, ठीक है। इसमें ये वाला जो अमाउंट है ये तो आपको आज ही पे करना पड़ गया ना, इसकी फ्यूचर वैल्यू तो कुछ तो ज़्यादा होगी। अगर आपसे आज ही 1000 रुपये मांग लिए जाएँ और आपसे कहा जाए कि भाई आपको मैं 6 महीने के बाद भी 1000 रुपये ही वापस दे दूंगी, तो क्या आप दे दोगे वो 1000 रुपये? आप क्या बोलोगे कि आज के 1000 रुपये आगे जाके उनकी कुछ तो वैल्यू ज़्यादा हुई होगी, ठीक है। यानी कि आप क्या करोगे, उस 1000 रुपये की फ्यूचर वैल्यू निकालोगे। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट अमाउंट ऐड करके, इंटरेस्ट ऐड करके, यानी जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है वो हम ऐड कर लेते हैं। फिर आप एक फिगर बोलोगे कि चलो 1100 रुपये मुझे दे देना 6 महीने के बाद में। यही चीज़ हमने यहाँ करी कि अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो पे करना है आज, बट हम कंपेयर कब कर रहे हैं? 31 दिसंबर को। तो हमें अगर अमाउंट पैरिटी पे चाहिए तो हमें इसकी भी तो फ्यूचर वैल्यू निकालनी चाहिए। तो आप किसी भी तरीके से समझ लो, अमाउंट पैरिटी पे नहीं है इसलिए इंटरेस्ट ऐड करना है, या आप ये जैसे मैंने स्टोरी लाइन बना के आपको समझाया कि ये सोच लो कि भाई जब उसके पास 6 महीने उसने क्रेडिट पीरियड मांगा है तो आज उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे देने के लिए? तो वो तो आपसे क्या करेगा, लोन ले लेगा फॉर पेइंग दैट अपफ्रंट प्रीमियम। आपको जिस तरीके से समझ में आता है आप उस तरीके से समझ लेना। बस इसमें यही करना है, आप अपफ्रंट प्रीमियम का अमाउंट निकालना है। अपफ्रंट प्रीमियम का अमाउंट निकलेगा किस पे? फॉरवर्ड अमाउंट परचेज, यानी कि ये जो $1 = 64 दिया है इसको आप कन्वर्ट करो। $60,000 थे, रुपीज़ में कितना आएगा? ये अमाउंट आएगा, कन्वर्ट करके निकाल लो कितना आया, 38,40,000। यानी कि ये हो गया हमारा फॉरवर्ड अमाउंट परचेस्ड। इसका 2% आपको लगेगा क्या? अपफ्रंट प्रीमियम। अब ये अपफ्रंट प्रीमियम को पर एनम मत समझ लेना, ये 2% दिया है, ये 2% ही है। चलिए एक बार फटाफट से फ्रॉम द सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं इसे। चलो जी, 22 मैंने बोल दिया था, आप कर लेना, आपसे हो जाएगा। प्रेजेंट रेट आपको दिया है, स्पॉट रेट दिया है, आपसे क्या निकलवाया? पहले निकलवाया अपफ्रंट प्रीमियम, 60,000 को कन्वर्ट करके अमाउंट निकाला, 3840 हमारा आ रहा था ऊपर, उसका 2% आपने निकाला, आपके पास आ गया अपफ्रंट प्रीमियम। अपफ्रंट प्रीमियम वाला अमाउंट जो है उसका हमें लोन लेना है, उस पर लगेगा इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, वो इंटरेस्ट भी ले लिया, हमारे पास आ गया टोटल आउटफ्लो फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितना? एक तो 3840 प्लस दिस मच, ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल आउटफ्लो। फिर हमें क्या करना है, डिफरेंट जो हमें रेट्स दिए हैं, जैसे हमें दिया था 68 का रेट, 68 पे आप क्या करोगे, कन्वर्ट करके देख लेना। 68 पे अगर कन्वर्ट हो रहा है, मान लो आगे जाके एक्सचेंज रेट हो जाता है 68 रुपीज़, यानी कि आप देखो आज रेट कितना मिल रहा था आपको, फॉरवर्ड रेट में आपने एंटर किया तो कितना मिल गया आपको, $1 मिल गए ₹64 में। 64 रेट था, 64 में आपको मिल जाएंगे क्योंकि आपने क्या करा था, फॉरवर्ड रेट में एंटर किया था। लेकिन एक्चुअली में आज रेट क्या हो गया, $1 = ₹68 रेट हो गया है, यानी कि आपका हो गया है फ़ायदा, बिकॉज आपने क्या लिया, फॉरवर्ड रेट में, आपने फॉरवर्ड कवर में एंटर कर लिया था। तो अब देखो 68 - 64 का आपको बेनिफिट हुआ $60,000 के ऊपर, यानी टोटल बेनिफिट आपको हुआ कितना, 2,40,000। लेकिन आपने अपफ्रंट प्रीमियम पे किया था और उस पर इंटरेस्ट भी दिया था, तो ये अमाउंट माइनस करके आपके पास नेट गेन आ रहा है 1,58,592। सिमिलरली अगर रेट हो जाता है 62, तो आप देखो फॉरवर्ड रेट आपको कितने में क्या मिला था, 64, यानी आपको तो अब 64 रुपीज़ में ही $1 मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में आज मार्केट में रेट क्या हो गया है कि आपको $1 62 में ही मिल जाता है, यानी ये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस था 1,20,000 का, ये हमने निकाला। ऑल्सो हमारा क्या लॉस था, जो हमने ये 81,408 हमने पे किया था फॉर अपफ्रंट प्रीमियम, यानी कि अपफ्रंट प्रीमियम भी और उसका इंटरेस्ट भी, यानी आपका लॉस ऐड होके कितना हो गया, 2,01,408। इसी तरीके से आप बाकी के 2 पार्ट्स भी सॉल्व कर लेना। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ एक ही अपफ्रंट प्रीमियम और उस पर इंटरेस्ट वाला ही पार्ट था जो समझने वाला था, इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ समझने जैसा नहीं था। चलिए
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, डिस्कस कर लेते हैं. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू AKC लिमिटेड विच मैन्युफैक्चर्स some part of an electronics device which are exported to USA, Japan and Europe on 90 days credit term. यानी कि ये कौन है, ये AKC लिमिटेड है. ये क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है सम पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, जो कि ये एक्सपोर्ट करती है कहाँ कहाँ, USA में भी, जापान में भी, यूरोप में भी. यानी कि जापान में करती होगी तो क्या मिलते होंगे, येन मिलते होंगे. USA में करती होगी तो डॉलर्स मिलते होंगे. यूरोप में करती होगी तो यूरोज मिलते होंगे. क्या मिलते होंगे, यूरोज. ठीक है. अब आप देखो, आपको दिए 90 डेज क्रेडिट टर्म देता है. ये क्या देता है, 90 डेज का क्रेडिट टर्म अलाउ करता है. आपको दिए कुछ इन्फॉर्मेशन, क्या क्या दिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, किसमें, रुपीज़ टर्म्स में. ठीक है, ये इंडियन है, यानी कि क्या है, ये इंडियन एक्सपोर्टर है. ठीक है जी. एक्सपोर्ट सेल प्राइस पर यूनिट दिया है, उन्हीं की करेंसी में, येन, डॉलर एंड यूरो. आपको दी है रिसीट्स फ्रॉम द सेल ड्यू इन 90 डेज. यानी आपको क्या दिया है, सेल्स दिए, एक तरीके से अगर आप मान लो तो सेल्स दिए, सेल दे दी. और आपको क्या दिया, एक्सपोर्ट सेल का प्राइस दे दिया पर यूनिट. यानी कि आप निकाल पाएंगे कितने यूनिट्स थे जो सोल्ड हुए, यानी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आप निकाल पाएंगे फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन. यानी कि अगर आप ये जो येन 78 लाख दिए हुए हैं इन्होंने, इसको आप डिवाइड कर देंगे जो पर यूनिट का प्राइस था, तो आपको पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो सेल हुए हैं. उसमें आपको क्या पता है, वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई, वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई. आगे आपसे क्या पूछा है, देखो आपको रेट्स दे दिए. कौन कौन से रेट दे दिए, स्पॉट मार्केट में रेट दे दिया, 3 मंथ्स फॉरवर्ड भी दे दिया, और एक्चुअल में जो 3 मंथ पे स्पॉट रेट हो गया वो भी आपको बता दिया. आपसे पूछा है कि एडवाइस करिए AKC को बाय कैलकुलेटिंग एवरेज कंट्रीब्यूशन सेल. मतलब क्या निकालना है इन्होंने, एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो हमें निकालना है. ठीक है. वेदर इट शुड हेज इट्स फॉरेन करेंसी रिस्क और नॉट. यानी कि उसे हेजिंग करनी चाहिए, यानी ये फॉरवर्ड कवर लेना चाहिए, या उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए. यानी हम क्या करेंगे, हम इसका जो भी रिसीट का अमाउंट है, ठीक है, किस बेस पे बताना है. लेकिन आप ये देखो, इन्होंने कहा है आपको कैलकुलेट करके बताना है एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो. यानी कि एक आपको निकालना है, ये जो रेशियो आपको निकालना है ये आपको 2 बार निकालना है. कब, एक आपको निकालना है अगर ये फॉरवर्ड कवर ले लेता है, और दूसरा अगर ये अपना एक्सपोजर ओपन छोड़ देता है. बात करते हैं फटाफट से. देखो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है. पहला आपको पता होना चाहिए कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, विच इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. दूसरा आपको पता होना चाहिए कि एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स का मतलब क्या है, टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100, ये होता है फॉर्मूला. ठीक है. फिर आपको पता होना चाहिए कि आपको आस्क रेट सेलेक्ट कैसे करना होता है, बिड रेट कैसे सिलेक्ट करना होता है. इसको मैं आंसर से डिस्कस करवा देती हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. चलिए बात करते हैं. इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन का आंसर देखने में बड़ा है, क्वेश्चन देखने में बड़ा है, रेट्स बहुत सारे दिए हैं, इसलिए आपको थोड़ा वो लग सकता है कि हाँ पता नहीं क्या पूछ लिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. देखो ये थी आपकी रिसीट्स, इसमें आपको पर यूनिट का प्राइस पता था. ये थी आपकी रिसीट्स, इसमें आपको क्या पता था, पर यूनिट का प्राइस पता था, जिससे कि मैंने आपको बोला कि आपको नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पता चल जाएंगी. ठीक है. आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता है, यानी कि आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी पता चल जाएगी इन रुपीज़. ठीक है ना. अब देखो इन्होंने लिखा है 3 मंथ फॉरवर्ड रेट फॉर सेलिंग. आपको ये रेट्स लिख के दिए. रेट कैसे सिलेक्ट किए होंगे आप समझने की कोशिश करना. जो भी करेंसी है, चाहे वो येन है, चाहे वो डॉलर है, चाहे वो क्या है यूरोज़ है, वो तो बैंक को क्या हो रही है, रिसीव हो रही है. और सेल क्या हो रहा है, रुपीज़. सेल क्या हो रहा है बाय द बैंक, रुपीज़. आप जो कोटेशन आपको दिए ना वो रुपीज़ का प्राइस दिया हुआ है उन्होंने. मैं दिखा देती हूँ क्वेश्चन में एक बार. ये देखो क्वेश्चन में आपको जो प्राइस दिया है वो पर रुपीज़ का दिया है. यानी कि आपको देखना है कि रुपीज़ के साथ क्या हो रहा है. रुपीज़ क्या हो रहे थे, सेल हो रहे थे. कौन सा रेट लगेगा, आस्क रेट लगेगा इस केस में भी. और ये जो स्पॉट रेट जब हम निकालेंगे, स्पॉट रेट के हिसाब से निकालेंगे तो भी कौन सा रेट लगेगा, आस्क रेट लगेगा.
ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे फटाफट। चलिए ठीक है, ये रेट हमें पता चल गया। अब देखो टोटल अगर हमें रिसीट निकालनी है तो कैसे निकालोगे, ये येन था, ये रिसीट्स थी हमारी, ठीक है, ये रेट है ऑफ रुपीज़, हमने कन्वर्ट करके निकाल लिया। रुपी वैल्यू ऑफ रिसीट कैसे निकालोगे, 78 लाख डिवाइडेड बाय 2.427, ठीक है, 78 कैसे निकालोगे, 78 लाख येन है और रेट क्या चल रहा है, रुपी 1 का रेट है। ये चीज़ आप याद रखना, ये जो रेट है ये किसका है, रुपी 1 का रेट है 2.427, ये रेट है। ये क्या है, 78 लाख हमें दिए हुए हैं, यानी कि हमें कैसे निकालने पड़ेंगे, अगर रुपीज़ में अमाउंट निकालना है तो 2.427 फिर इनटू करना पड़ेगा हमें ये 78 लाख, यानी कि यहाँ पे हमें 78 लाख डिवाइडेड बाय 2.427 करना पड़ेगा। सिमिलरली हमें दिस डिवाइडेड बाय 0.0216 करना पड़ेगा। आप निकाल के देख लेना, यही आ रहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गई रुपी में रिसीट की वैल्यू। हमें वेरिएबल कॉस्ट पता थी, ये रही वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी, उससे हमने क्या निकाली थी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली थी। वो वेरिएबल कॉस्ट अगर हम इस रिसीट में से यानी कि सेल्स में से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो का क्या मतलब हुआ, ये जो है ये क्या है, टोटल सेल्स है और ये टोटल कंट्रीब्यूशन है, इसके अपॉन में ये रखो इंटू 100 करो, हमारे पास ये फिगर आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है, टोटल कंट्रीब्यूशन है, ये था सॉरी ये टोटल सेल्स है, ये टोटल कंट्रीब्यूशन है, रखो दिस अपॉन में दिस इंटू 100 करके देखना, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ क्या क्या करना है हमें। देखो हमें इसमें क्या था, क्वेश्चन में फ्लो बता रही हूँ बस एक बार। हमें क्वेश्चन में रिसीट्स पता थी बट फॉरेन करेंसी में, पर हमें रेट पता था। रेट लेकिन किस करेंसी में दिया हुआ था, रुपीज़ के रेट, रुपीज़ का रेट दिया हुआ था। रुपीज़ का रेट अगर हमें दिया था तो हमें देखना पड़ेगा रुपीज़ के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। तो रुपीज़ क्या हो रहे थे, बाय द बैंक सेल हो रहे थे और उसको बाकी की करेंसी बैंक को रिसीव हो रही थी। तो जब बैंक सेल करेगा तो कौन सा रेट लगाएगा, आस्क रेट लगाएगा। हमने वो आस्क रेट लिख लिया, फिर हमने किया कन्वर्ट, जो भी रिसीट था उसको हमने कन्वर्ट किया, हमें पता चल गई सेल्स कितनी आई। कन्वर्ट कैसे किया वो मैंने आपको बता दिया, 78 लाख येन्स थे, रेट जो था वो रुपीज़ का था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 2.427 से। सिमिलरली हमें यूएस डॉलर के लिए और यूरोज़ के लिए भी करना पड़ेगा, उससे हमें सेल्स पता चल जाएगी। हमने वेरिएबल कॉस्ट पहले ही निकाल ली थी। कैसे निकाली थी वेरिएबल कॉस्ट, हमें टोटल रिसीट पता थी, हमें क्या पता था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, ठीक है, और हमें क्या पता था कि पर यूनिट का प्राइस कितना है इन द फॉरेन करेंसी। तो जब हमें सेल्स पता है टोटल और हमें ये भी पता है कि पर यूनिट कितने में बिक रहा था, तो हम उससे नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकाल पाए। जब हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स पता चल गई तो उससे हमने वेरिएबल कॉस्ट को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब हमें सेल्स भी पता है, वेरिएबल कॉस्ट भी पता है, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, दोनों रुपीज़ में आ चुकी थी, माइनस की, तो अब क्या आ गया हमारे पास, अमाउंट आ गया कंट्रीब्यूशन का। फॉर्मूला हमने क्या बोला था उन्होंने कि फॉरवर्ड कवर लेना बेनिफिशियल है या नहीं है, ओपन एक्सपोजर छोड़ना बेनिफिशियल है क्या, या फॉरवर्ड रेट बेनिफिशियल है क्या, और वो आपको कैसे बताना था, एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो से। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन में टोटल सेल्स इनटू 100। वही सेम चीज़ आपने यहाँ पे करी होगी, आपके पास आंसर आ गया होगा। करके देख लेना, ये देखो 26,08,719 डिवाइडेड बाय 13338,719 इंटू 100 आप करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप हेज नहीं करते हो तो आपकी रिसीट चेंज हो जाएगी। चेंज क्यों हो जाएगी, आप देखो ये जो रेट है ना, रेट चेंज हो जाएगा। मैंने आपको ऊपर अभी बता दिया था कि रेट कौन सा सिलेक्ट होगा, जब आप 3 मंथ्स स्पॉट पे देखोगे तो भी आस्क रेट आपने सिलेक्ट किया होगा, वो आस्क रेट आप लिखना, वो जैसे आपने ये रेट लिखे थे उसी तरीके से आप यहाँ पे वो आस्क रेट लिखना। वो आस्क रेट से आप क्या करोगे, ये जो है ये क्या है, टोटल रिसीट है, अगर आप उसको ओपन एक्सपोजर में छोड़ोगे तो ये वाला रेट लगेगा जो मैं ऊपर से सिलेक्ट करके, चलो बता ही देती हूँ क्या आ रहा है। देखो रेट आ रहा है 2.459, क्या आ रहा है 2.459, यहाँ पे आप लिखेंगे 2.459 एंड आप 78 लाख को जब आप डिवाइड करेंगे 2.459 से
आपके पास आंसर आएगा 31,72,021। ये हमारे पास आ गई रिसीट। हमें वेरिएबल कॉस्ट तो हमारी सेम ही रहेगी, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी सेम रहे। वेरिएबल कॉस्ट हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। आप सिमिलरली ऐसे कंट्रीब्यूशन लिखना, आप फिर उसका टोटल कर लेना, फिर टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन में टोटल सेल्स क्या बन जाएगा हमारे पास, एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। अब आप देखो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो किस में ज़्यादा है, इन केस 1 जिसमें हम रिस्क को हेज कर रहे थे, तो हमारे लिए वो चीज़ बेनिफिशियल है। देखो इट इज़ एडवाइज टू हेज इट्स फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिस्क। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अगर आपको सेल्स टू कंट्रीब्यूशन रेशियो पता है, दूसरा आप ये चीज़ डिटरमाइन कर पा रहे हो कि कौन सा रेट सिलेक्ट करना है, क्योंकि रुपीज़ का रेट दिया हुआ है तो हमें आस्क रेट लेना है। अगर आप ये चीज़ सिलेक्ट कर पा रहे हो क्वेश्चन में, बाकी एज सच कुछ भी नहीं था। ना समझ में आया हो ज़रूर बता देना, दोबारा से बता दूंगी, पूरा फिर सॉल्व करवा दूंगी लिखवा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25 विच इज़ ऑफ आई गेस फ्यूचर। ओके, करेंसी फ्यूचर का क्वेश्चन है, ये तो हम बाद में ही सॉल्व करेंगे करेंसी डेरिवेटिव्स के साथ में। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 जो है वो है कवर इंटरेस्ट आर्बिट्रेज का है। आप एक बार अपने आप ट्राई करना, ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको कवर इंटरेस्ट आर्बिट्रेज क्या था वो समझ में आ गया, अगर आपको कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन एक बार खुद से भी ट्राई करके देखना। बाकी हम वरना कल तो डिस्कस करेंगे ही इसे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 26 से आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए हैं बाय हैंड दोबारा से अपने आप भी करके ट्राई करना, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। कुछ भी डाउट आता है मैंने आपको दे दिया है सॉल्यूशन, आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना, आपको डाउट रिजॉल्व करके दिया जाएगा आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना फॉर ऑल द अपडेट्स। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आ गए हों, जो भी आपका फीडबैक हो, कुछ सजेशन हो, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। इट विल बी मोस्ट वेलकम्ड बाय मी। एंड कोई भी नेगेटिव ही फीडबैक क्यों ना हो, प्लीज़ आप अपनी तरफ से एक बार मुझे ज़रूर बता देना ताकि मैं उस चीज़ को रिजॉल्व कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।